नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। तो दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तो तीसरी खबर एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल को लेकर है, जहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत के दूसरे दौर की वार्ता भी असफल रही थी। आखिरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर मेवात सीमा पर माइनिंग माफिया सक्रिय हैं और अवैध खनन की वजह से लोग परेशान हैं। 4 बड़ी खबरें जिनकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको लेकर हम बात करेंगे। पहली तस्वीर और खबर की प्रदेश को परियोजनाओं की सौगात दी, और दूसरी खबर में हम बात करेंगे संस्थाओं के साथ मनोहर लाल का जो मंथन है वो लगातार जारी है। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी विवाद को लेकर, कब तक आखिरकार ये जो मुद्दा है, विवाद है, वो सुलझेगा। और चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे साइबर सिटी में माफियाओं का आतंक किस कदर जो है लगातार जारी है, उसको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से 4 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, जिनकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। चलिए खबरों का रुख करते हैं और बात पहली बड़ी खबर का करते हैं। और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। बता दें कि इनमें हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग सिस्टम और सीएम स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, साथ ही सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा जाना शामिल है। जिसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सेमिनार में शिरकत की और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गीता महोत्सव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए बधाई दी। साथ ही राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित किया और वहीं पर राष्ट्रपति ने कहा कि गीता में हर शंका का समाधान है, यही विश्व को सबसे पवित्र ग्रंथ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका घर घर शहर शहर प्रचार होना चाहिए और गीता ही सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। गीता संविधान और सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक संहिता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा से लेकर बेटियां भी गीता के संदेश को अपने अंदर समाहित कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं, और जो बेहद ही सराहनीय है। सीएम मनोहर लाल का भी आभार जताया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र के दौरे पर, जो कि तस्वीरें आपके सामने यहां पर पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, सीएम ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और दूसरी तस्वीर में कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम में शिरकत की। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जहां पर ब्रह्म सरोवर पर जो हवन चल रहा था उस पर जो है आहुति भी दी। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में आहुति डाली, और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल भी इनके साथ मौजूद रहे। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा, जहां पर गीता महोत्सव में शिरकत की, जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसमें कि आप देख सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में आहुति डाली और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया, और दूसरी तस्वीर में कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही उनके साथ सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी दिखाई दे रहे हैं और जो है साथ रहे। तीसरी तस्वीर में हम बात करेंगे आपके सामने, जो कि ब्रह्म सरोवर पर उन्होंने चल रहे हवन यज्ञ में आहुति भी डाली।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा और वहीं ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में उन्होंने आहुति डाली और सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा, जहां पर ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में उन्होंने आहुति डाली, जिनकी विंडो में तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर में राष्ट्रपति का सीएम ने स्वागत किया, उसके बाद कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम में शिरकत की। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर में ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में उन्होंने आहुति डाली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद खूंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुरुक्षेत्र के दौरे पर रही। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कुरुक्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण था कि गीता जयंती के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने आज बकायदा जो हरियाणा सरकार की तरफ से गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया और उसके लिए उन्होंने ब्रह्म सरोवर के तट पर जहां गीता पूजन किया और वही यज्ञ में आहुतियां डाली और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा था उसमें शामिल हुई और इसके उपरांत उन्होंने तो IIT में छात्रों को डिग्रियां बांटी और साथ ही उन्होंने जो 3 बड़ी परियोजनाएं उनका कुरुक्षेत्र में शुभारंभ किया। लेकिन विनोद, यहां पर साफ तौर पर अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हर एक शंका का समाधान है। जी, उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से तो गीता का अवतरण हुआ है और उन्होंने कहा कि गीता के अंदर मनुष्य के जीवन की कई समस्याओं का समाधान है, वही मनुष्य को जीवन जीने का जो मार्ग मिलता है वो गीता से ही मिलता है। तो क्या जो गीता महोत्सव में जो कि शिरकत की, तो क्या गीता को जिस तरीके से कहा कि इसको जो है इसका अध्ययन करना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, संदेश दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है तो आज देश की राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर गीता जयंती के अवसर पर आकर जो गीता का संदेश दिया है यह विश्व के कोने कोने तक अवश्य पहुंचेगा और उनके विश्व गुरु बनने का एक अवसर भी होगा। विनोद, उनके साथ कौन कौन वहां पर मौजूद था? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जब राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र पहुंची तो उनका हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दात्रे तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं कुरुक्षेत्र पहुंचकर उनका स्वागत किया और उनके साथ कई अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी वो मौजूद थे और विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग जो लोग वहां पर पहुंचे। तो क्या जो जितनी भी परियोजनाओं की सौगात और साथ ही साथ लोकार्पण जो भी किया है उन्होंने वर्चुअली तरीके से किया है, तो उसको लेकर जो है किस तरीके का जो वहां पर माहौल था और साथ ही साथ अगर सीएम मनोहर लाल की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रहा कहना? जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां पर देश के राष्ट्रपति का स्वागत किया और वो जो गीता जयंती के अवसर पर पहुंचे और उन्होंने जो ई-टिकटिंग तथा जो स्वास्थ्य को लेकर जो परियोजना थी उनका जो लोकार्पण किया है, इससे कुरुक्षेत्र नहीं पूरे हरियाणा की जनता को लाभ पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया, जहां पर सीएम ने धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान गीता जयंती कार्यक्रम को लेकर सीएम ने सभी से चर्चा की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की।
इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राष्ट्रपति का शामिल होना हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता को हमने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल भी किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ कृष्णोत्सव को मनाने का भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। जितने सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनके साथ लगभग 2 घंटे की वार्तालाप हुई है और उसका उद्देश्य यही था कि सभी संस्थाएं ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है इसमें अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा अच्छे भव्य कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं। तो सभी संस्थाओं ने अपने जो पहले कार्यक्रम हो रहे हैं वो तो बताया ही है, आगे के लिए भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसकी भव्यता को और बढ़ाने के लिए वो अपना प्रयत्न करेंगे। अपने जो अनुयायी है, अपने संस्था के जो भी उनके समर्थक हैं, उनमें श्रद्धालु जो लोग हैं उनको बुलाएंगे और यहाँ कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम सब संस्था करें और शहर के अंदर एक भव्यता कैसे हो, दीपदान का कार्यक्रम भी बड़े से बड़ा कैसे हो, परिक्रमा कुछ मार्ग बनाया जाए पैदल चलने वालों के लिए, वाहनों के लिए, और जो 164 तीर्थ स्थान है 48 कोसी परिक्रमा में वहाँ कार्यक्रम कैसे हो, योग के कार्यक्रम कैसे हो, प्रदर्शनियां कैसे लगाई जाए। तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को और एक नया स्वरूप देने के लिए सब संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। मैं तो लगातार 8 वर्षों से संतों का आशीर्वाद भी ले रहा हूँ, संतों के मार्गदर्शन में हम लोग काम भी कर रहे हैं और खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है ये पिछले 6-7 साल का ही प्रयत्न है कि इस स्वरूप में यहाँ तक आ गया है। विदेशों में भी जयंती कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, यहाँ भी उसकी भव्यता बढ़ रही है, हर जिला केंद्र पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बल्कि अपने हरियाणा के दूसरे प्रदेश भी करने लगे हैं कि हम भी अपने यहाँ गीता जयंती के अवसर पर कोई 3 दिन का 5 दिन का कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। पूरा देश गीता में हो जाए जिससे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आ सके। गीता एक जीवन का सार है। तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद, तो इस बातचीत करते हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है, सीएम की तरफ से क्या कुछ कहना रहा गीता महोत्सव को लेकर? आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और संचालकों से जहां पर बैठक की और उन्होंने वही कुरुक्षेत्र को जो गीता जयंती महोत्सव है इसको कैसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए और इसकी जो धारा है जो इसकी कोने कोने तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर उन्होंने जहां सुझाव लिए और वही उन्होंने कुछ विचार कुरुक्षेत्र को कुछ गीता जयंती जो महोत्सव है जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई है उसको दीपावली की भांति मनाया जाए और उसके लिए उन्होंने कुछ जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है गीता जयंती महोत्सव को लेकर उसके बारे में जानकारी। साथ ही साथ विनोद, यहाँ पर सीएम की तरफ से कहा गया कि जो गीता है उसका जो अध्ययन है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गीता महोत्सव की तरह ही कृष्णोत्सव महोत्सव भी मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, वो क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती जो भगवान श्री कृष्ण के कर्म की ही भूमि नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र की धरती पर बार बार आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण जहाँ सूर्य ग्रहण के मेले पर पहुंचे और वही बालक काल में भी उनका मुंडन जो संस्कार है उनके बड़े भ्राता बलराम के साथ हुआ। तो ऐसे में ये गीता की जन्मस्थली होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भूमि भी कही जाएगी। तो कौन जो परियोजनाओं की और जो योजनाएं हैं उनकी जो लोकार्पण किया, जिनका शिलान्यास किया, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई? ये वो बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने आज जो स्वास्थ्य को लेकर और जो ई टिकटिंग जो कुछ अभी हालांकि कुछ जिलों को लेकर जो ट्रायल किया जाएगा और उनके बारे में जो उन्होंने विस्तार से जहां पर जानकारी दी और उनसे एक लोगों को कितना लाभ पहुंचेगा उसके बारे में सब उन्होंने बताया। और मैं उन्होंने इस मौके पर जो एक बहुत ही अपने आप एक अलौकिक अवसर था कि देश की राष्ट्रपति के हाथों से इन परियोजनाओं को जो शुभारंभ हुआ है और वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए तो गलत ना हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों का मामला लगातार गर्माते जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ साथ बातचीत के दूसरे दौर की वार्ता भी असफल रही थी। बता दें कि पिछले कई दिनों से बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमए सदस्यों ने सभी निजी हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि मरीजों और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर आपातकालीन सेवाओं को भी
बंद किया जाएगा। तो वहीं आईएमएफ प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर सरकार एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेंगे तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश भर में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल जारी है, जिसको लेकर आईएमए ने एमबीबीएस छात्रों को समर्थन दे दिया है। और उधर साथ ही आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ लगातार छात्रों का जो है मोर्चा खोल रखा है, जिसको लेकर आईएमए के बाद अब इनसो नेता दिग्विजय चौटाला ने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल को समर्थन दिया है। तो लगातार 2 दौर की बातचीत जो है असफल हुई है, बेनतीजा रही है। अब तीसरे दौर की बातचीत होनी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरे दौर की बातचीत से कुछ हल यहां पर निकल सकता है, समाधान यहां पर हो सकता है। जिस तरीके से लगातार सरकार, चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बातचीत हो सीएम को लेकर, सीएम से, और चाहे सीएम की तरफ से, दोनों ही तरफ से सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि लगातार जो है जल्द से जल्द इस बॉन्ड पॉलिसी पर जो है समाधान निकलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जो है एमबीबीएस छात्रों का बॉन्ड पॉलिसी को लेकर यहां धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। और इस लंबी खींचातानी में आम नागरिक जो किसान है, जो मरीज है, वो बीमार होता हुआ नजर आ रहा है। मरीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो है आपसी खींचातानी जो सरकार की और डॉक्टर जो छात्र हैं उनकी खींचातानी दिखाई दे रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें कि अपील यही रहेगी कि जो छात्र हैं वो उनको कहीं ना कहीं सरकार के साथ बैठकर एक बेंच पर बातचीत करनी चाहिए, समाधान करना चाहिए। क्योंकि लगातार जैसे खींचातानी दिखाई दे रही है उससे कहीं लगता है कि जो समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर में है ये बात, और लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात छात्राओं की नहीं हुई है। तो एक दल बनाकर उनसे बातचीत करें और एक बेंच पर इसका समाधान हो, ताकि खींचातानी। लेकिन अगर बात की जाए उनके डेलीगेशन की, छात्रों का जो डेलीगेशन जो है सीएम से मिलने के लिए पहुंचा था, तो उनके जो 2 दौर की जो बातचीत हुई है लेकिन बेनतीजा रही है। और साथ ही साथ उनकी जो मुलाकात थी सीएम के एपीएस अधिकारी से और साथ ही साथ आईपीएस अधिकारी के संज्ञान में भी ये जो है बातचीत रही। लेकिन क्या उम्मीद लगाई जा रही है तीसरी बातचीत से? जी बिल्कुल, देखिए जितना लंबा समय होता है आंदोलन उतना ही उग्र होता चला जाता है। तो इसको लेकर जो कोई सफाई नहीं बरती जा सकती, कोई ढिलाई नहीं दिखाई जा सकती। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को है वो जो सभी अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को, सभी एमपी एमएलए को, सबको पता है कि लगातार हड़ताल जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आंदोलन जब भी कोई उग्र होता है और काफी टाइट हो जाता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार खींचातानी दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री को एक बेंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, समाधान करना चाहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम के अरावली की पहाड़ियों में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद माफिया खनन लगातार जो है अरावली को छलनी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह खनन जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में करोड़ों लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। बता दें कि गुरुग्राम मेवात सीमा पर माइनिंग माफिया सक्रिय हैं और माइनिंग का खेल जो है रात के अंधेरे में चलता है। हालांकि जिला प्रशासन ने नाका भी लगा रखा है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की मिलीभगत से अवैध माइनिंग का खेल चल रहा है। वहीं हरियाणा में माइनिंग पर प्रतिबंध का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो अवैध खनन की वजह से लोग परेशान हैं और ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो अरावली की पहाड़ी पर जो है रात के अंधेरे में ही डंपर जो है दिखाई देते हैं। तस्वीरें भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार अवैध खनन, यहां पर अवैध माइनिंग लगातार हो रही है, जिससे कि ग्रामीण जो है लगातार लोग परेशान हैं। यहाँ पहले बहुत जबरदस्त चलता था, अब कम हो गया। फर्क उस बात का पड़ा है। लेकिन एक तो जब अभी आपके इलेक्शन थे तो भी यहाँ जब अभी पिछले दिनों बहुत सख्ताई हुई, तब से काफी छापे पड़े तो परसेंटेज में बहुत कमी आ गई। लेकिन वो क्या करते हैं कि अलग अलग करके पहले खोद के रख लेते हैं, शाम के टाइम उठा के ले जाते हैं। तो उसी की हमने कई वीडियो भी कई बार पहले भी दी थी
और अभी भी जो कुछ ऐसा हमसे वीडियो मिलेगा, हमने कैमरे लगाए हुए हैं जो कि हमारे ब्लॉग, इसीलिए लोग हमसे ज्यादा चिढ़ते हैं कि RWA क्यों है, ये खत्म हो जाए ना रहे, क्योंकि उनको होता है कि हमारा मनमानी हो। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील सिंह, ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से अवैध खनन की वजह से लोग लगातार परेशान हैं? निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली NCR की बात करें और हम गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जिले की बात करें तो यहाँ अवैध खनन लगातार जारी है और 1500 हेक्टेयर जमीन गुरुग्राम जिले में आता है, जबकि 900 हेक्टेयर फरीदाबाद जिले में आता है। तो तमाम इन दोनों जिलों में जो खनन चल रहा था, जबकि हालांकि पहले ही 2002 में मार्च 2002 में फरीदाबाद में खनन पर रोक लग गई थी, जबकि गुरुग्राम में दिसंबर 2002 में लगा था और 2009 में मेवात में लगा दिया गया था। अभी पूरे प्रदेश में खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तमाम खनन माफिया हैं जो सक्रिय हैं। गुरुग्राम और नूह के बॉर्डर पे यावली की पहाड़ियां हैं, वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डंपर्स है जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंटिन्यू वहां चल रहे हैं। और वो भी गाड़ी उस वक्त की है जब इसका सब कुछ टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन इसका बावजूद भी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से खनन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने नाका भी लगा रखा है और बावजूद उसके भी लगातार जो है अवैध माइनिंग यहाँ पर माफियाओं की तरह जो है, ये जो माफियाओं के हौसले हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, माफिया जो खनन माफिया हैं वो काफी सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन भी माना जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार है, इनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है और उससे ये सक्रिय होते हैं। ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने ये देखा है सामने से, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश, जो अवैध खनन का जो खेल है वो रात के अंधेरे में चल रहा है, क्या कुछ देखा रहा है? जी, वो रात के अंधेरे में चल रहा है और उस पर अभी पीछे थोड़ा सख्ताई की गई, लेकिन उस बीच में भी जब भी टाइम लगा, जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो होना, और वैसे वो क्या करते हैं, माल इकट्ठा कर लेते हैं अपना विवाद से किनारे पे ही और फिर इधर से गुड़गांव साइड से निकाल देते हैं और जब वो दस्ते लगता है नाका तो उस साइड से निकाल देते हैं। लेकिन राजेश, क्या इसकी शिकायत या फिर जो कहें कि पुलिस प्रशासन की नजर इन पर नहीं पड़ी? नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि दिन में ज्यादा छापे मारते हैं, शाम को कम, शाम को होता नहीं है। जबकि होना ही चाहिए कि शाम को भी कोई टीम हो, चीज हो, देखिए, क्योंकि मेन तो काम शाम को ही करना है। उन्होंने जहाँ डालना है पत्थर वो शाम में डाल देना है, रात को या सुबह डाल देना है, और माइनिंग भी शाम को होनी है। तो दिन में बहुत एक्सरसाइज करते हैं, दिखाएंगे कि हम बहुत इधर से उधर भाग रहे हैं और सारे में हलचल हो जाती है, सारे इधर उधर भाग जाते हैं, कहीं पत्थर पड़े तो छुपाएंगे, चीज करें। लेकिन जो मेन रात का खेल है उसके ऊपर जोर नहीं है, उसके ऊपर जोर हो तो ये काबू में आ पाए। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से नाका भी लगाया गया है। नहीं, नाका देखिए, मैंने बताया ना कि इनके इतने चोर रास्ते हैं, इन्होंने इतना किया हुआ है। अगर हमारे इस एरिया से निकालते हैं तो कई फार्म है जिनमें से इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं। आप अपने आना चाहेंगे और देखना चाहेगी टीम तो देख पाएगी कि उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, तो मेवात से करके फार्मों में से तोड़ के बना रखा है, क्योंकि फार्म बहुत खाली पड़े हैं जिनमें कोई आने जाने वाला नहीं है, उन्हीं में से रास्ते काट के बना लिए, चोर रास्ते। तो क्या राजेश जी, आपको लगता है कि जो है पूरा सारा खेल जो है प्रशासन के संज्ञान में है? नहीं, देखिए, बीच में तो लगता था, लेकिन अभी थोड़े टाइम की सख्ताई के बाद ऐसा लगा कि कई बार उनको भी मूर्ख बना देते हैं करके, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि चालान काट रहे हैं, सामान आया है, तो आप ये क्यों नहीं जोड़ देते उन्हें पकड़ के कि लाए कहाँ से हैं और ये कैसे आया है, क्योंकि पीछे कई चालान काटे हैं इन्होंने यहाँ पे करके, पत्थर का देख के, मायने का पत्थर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। राजेश जी और सुशील जी, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।